हेलो बच्चों, तो आज का वीडियो होगा हम लोग का ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स पे। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, इसका जनरल सा डेफिनेशन होता है कि वैसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर करेगा ना, उसका नेम हम लोग क्या देंगे बताइए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स देंगे। और जनरली एस ब्लॉक एलिमेंट्स के पास ना अपना कैरेक्टर होता है, इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं ना। और ये रिप्रेजेंटेटिव वर्ड जो है पी ब्लॉक के लिए भी हम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन डी को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डी का जो कैरेक्टर होता है ना, वो मिक्स कैरेक्टर होता है। ठीक है, जब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें इस चीज को पढ़ेंगे। देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको दो ग्रुप मिलेगा, एक ग्रुप 1 होता है और एक ग्रुप 2 होता है। ग्रुप 1 के अंदर में जो मेंबर है आपको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। मेनली जब हम लोग ग्रुप 1 का बात करते हैं ना, तो हाइड्रोजन और फ्रांसियम को अलग कर देते हैं ना। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन S1 होता है, मतलब 7H1 होगा, इस वजह से इसको ग्रुप 1 में रख दिया गया। ठीक है, और हाइड्रोजन एक्चुअल में तो नॉन मेटल ही है, जैसे इसका प्रीवियस लेक्चर तो हाइड्रोजन के ऊपर ही था, लेकिन उसके आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन भी 1H1 होता था, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, ग्रुप 1 में प्लेस करके रखते हैं। ठीक है, तो मेनली जब ग्रुप 1 का बात करेंगे तो लिथियम से लेकर के सीसियम तक ये आपको ग्रुप 1 के मेंबर्स है। हाइड्रोजन और फ्रांसियम दोनों को अलग कर देते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव का लाइफ पीरियड बहुत ही शॉर्ट होता है, तो उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होता है। मेनली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, आपको एफ ब्लॉक के होते हैं। एफ ब्लॉक जितने भी ये ब्लॉक्स में एलिमेंट है ना, 28 एलिमेंट है, वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव फॉर्म्स में मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको याद करने के लिए हम लोग ट्रिक भी पढ़े थे, है ना। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इनका कलर क्या है, मैंने लिख रखा है। रेडिश ब्राउन है, क्रिम्सन रेड है, गोल्डन येलो है, पील वायोलेट है, रेडिश वायलेट है, स्काई ब्लू है ना। उसके बाद से देखिए ग्रुप 1 के जो मेंबर है ना, वो कैसे मिलते हैं, ये जनरली ओट्स के फॉर्म में मिलते हैं। जैसे जो लिथियम है ये दोनों ओट्स के फॉर्म में मिलेगा, सोडियम रॉक साल्ट के फॉर्म में मिलेगा, आपको सॉल्फेटर्स के फॉर्म में मिलेगा, कार्नालाइट्स के फॉर्म में मिलेगा, पोटास के फॉर्म में मिलेगा, साल्विन के फॉर्म में मिलेगा। तो इन ओट्स का नेम भी आप याद रखिए। ठीक है, इन ओट्स का नेम याद रखने से ये बेनिफिट है कि कभी कभी ना आपको ये खास करके पोटेशियम का याद रखिए, कार्नालाइट वगैरह, पोटास, ये सब पूछा गया है। ठीक है, लिथियम वाला का भी याद रखिए। तो ये सब इसके ओट्स हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के ओट्स हैं। इनसे हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटल को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें ग्रुप 1 के जो मेंबर्स है ना, इसको हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक पढ़े हुए थे याद करने के लिए, उसको देख लेते हैं। जैसे इसका शॉर्ट ट्रिक है, ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, और ये सीसियम लिख लेते हैं, फिर फ्रांसियम लिख लेते हैं, है ना। तो ऐसा हम लोग इसके लिए ट्रिक पढ़े थे। इससे लिख लेते थे हमारे, और इससे लिख लेते थे लिए, और इससे लिख लेते थे ना करो, और आरबी से लिख देंगे रब से, और इससे से, और इससे फरियाद, है ना। तो ऐसा आप वाई शॉर्ट कोड मेथड से ऐसा आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका एटॉमिक नंबर याद रखना है तो इसके लिए एक मैजिक नंबर होता था। ठीक है, उस मैजिक नंबर के हेल्प से आप इन सबके एटॉमिक नंबर भी याद कर सकते हैं, जैसे 2, 8, 8, फिर 18, 18 और फिर 32। ये मैजिक नंबर है ना। अब ये जो पूरा मैजिक नंबर है आप इसको काउंट करिए, 2, 2, 4, 2, 6 है। ये आपको उस ग्रुप पे वैलिड होगा ना जिसके अंदर में 7 एलिमेंट होंगे। अगर जिस ग्रुप में 6 एलिमेंट है तो इस आगे से 2 को हटा दीजिए, अगर 5 है तो 8 को हटा दीजिए, अगर 4 है तो इसको फिर हटा दीजिए, है ना। तो जैसे जैसे ग्रुप में एलिमेंट का नंबर कम होगा, इसको भी आप आगे से हटाते जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी के लिए हम लोग ये पूरा लगाएंगे, तो इसमें इस रूल को अप्लाई करने के लिए आपको किसी एक का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए, 1 होगा। अगर इसमें 2 प्लस कर देंगे तो इसका 3 मिल जाएगा, फिर इसमें 8 प्लस कर दीजिएगा तो 11 मिलेगा, फिर 8 प्लस करिए तो 19 मिलेगा, फिर इसमें क्या करिए 18 को प्लस करिए, है ना, ये वाला 18, तो 18 को प्लस करेंगे तो ये 37 मिलेगा, फिर 18 को प्लस करिए, इसमें 18 को प्लस करेंगे तो ये 15, ये 55 हो जाएगा, फिर 32 को प्लस करेंगे तो ये क्या मिलेगा बताइए, 87 मिलेगा, है ना। अब अफवाहों के रूल्स के अकॉर्डिंग सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, ओनली आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं। इसके आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन 1s1,
इसका 2s1 होगा, इसके आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन 3s1, इसका 4s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 5s1, इसका 6s1 और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए 7s1, है ना। अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर में 1 ऑर्बिट है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है। तो ऑर्बिट बढ़ते हैं तो एटम के साइज भी जनरली क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां से हम एक चीज बना सकते हैं, देखिए जनरल ईसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये फॉर्मूला आया NH1 और n का वैल्यू 2 से लेकर के 7 तक इसमें टेक किया जा रहा है, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि जो इसमें ना देखो बाबू, खास करके सोडियम और पोटेशियम है ना, ये मोस्ट एबंडेंट है ना। मोस्ट एबंडेंट का मतलब है कि ये नेचर में ना देखिए सबसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो फ्रेंसियम है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से ना ये रेयर है, आपको नेचर में ये बहुत कम मिलेगा, अर्थ क्रस्ट में बहुत कम मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद से देखिए ये आपको रुबिडियम और सीसियम और फिर आपको हाइड्रोजन और लिथियम बच गया, ये भी थोड़ा सा कम कंसंट्रेशन में, कम आपको एबंडेंस है, लोअर एबंडेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एबंडेंस किसका है बताइए, सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन मिलेगा, सोडियम और पोटेशियम मिलेगा। और सबसे कम कौन मिलेगा बताइए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट फ्रेंसियम मिलेगा। और बाकी सारे एलिमेंट जो बच के उनके बीच में उनका एबंडेंस पाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, बिल्कुल आसान सी बात थी, ज्यादा कोई इसमें मुश्किल नहीं है। एक चीज और याद रखेंगे कि जो ग्रुप 1 के मेंबर्स है ना, इन सबको अल्कलिस मेटल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। अल्कलिस उसको बोला जाता है कि जो एलिमेंट ना, या जिस एलिमेंट के ऑक्साइड्स वाटर में सोल्यूबल हो जाए उसका नाम अल्कली देते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो ग्रुप 1 के मेंबर्स है, मैं ऐसा लिख देता हूं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलिस मेटल्स ड्यू टू ऐसे कर देते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल ऑक्साइड्स। ये सब क्या है देखिए, वाटर सोल्यूबल ऑक्साइड्स बनाते हैं ना, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया बताइए, अल्कलिस मेटल हो गया। जैसे मैं बता देता हूं कि अगर देखिए लिथियम को आप ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएं, लिथियम 0 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट नहीं करेगा, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये आपको बना लेगा लिथियम ऑक्साइड। तो ये जो लिथियम ऑक्साइड है ये इसका एक बेस हुआ है ना, और इस बेस को अगर आप पानी में डाल देंगे, मतलब देखिए अगर Li2O+ अगर इसको वाटर के अंदर में डिसॉल्व करा दिया जाए तो ये बनाएगा आपको लिथियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। बैलेंस कर लेंगे हम लोग देख के कहां कितना का जरूरत है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से ये डायरेक्ट आपको लिथियम हाइड्रोक्साइड बना लिया है ना। तो ये लिथियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का बेस है, ये भी बेस है, मतलब ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड्स भी बेस ही होते हैं। तो देखिए जिस एलिमेंट का ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाएगा है ना, उसको हम लोग नेम क्या देते हैं बताइए, अल्कली देते हैं ना। और जनरली ग्रुप 1 के जितने सारे मेंबर हैं, खास करके फ्रेंसियम को हटा देते हैं हम लोग क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, ऊपर हाइड्रोजन को भी हटा दीजिए, लिथियम से सीसियम तक सोचिए है ना, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है बताइए, अल्कली मेटल है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया अल्कलिस मेटल क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स क्या है बताइए, वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। तो इतना को याद रखिए। इसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग सीख गए। अब इसके कुछ फिजिकल स्टेट्स होते हैं ना। देखिए फिजिकल स्टेट्स में अगर ये मेटल है तो सॉलिड स्टेट में ही फाउंड होगा है ना। बस इसमें ये होता है कि ये पहले आपको ग्रुप है, ये ग्रुप फर्स्ट है, तो ग्रुप फर्स्ट है तो इनका साइज क्या होगा बताइए। अगर जनरली हम लोग पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो साइज जब बढ़ेगा ना, मतलब देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं तो एटम का साइज भी बढ़ेगा, एलिमेंट का साइज भी बढ़ेगा। तो साइज बढ़ने से मेटालिक बॉन्ड की कैपेसिटी घट जाती है, ठीक है। इस वजह से ये सॉफ्ट होते हैं, मतलब ग्रुप 1 के जितने भी मेंबर्स है ना ये काफी सॉफ्ट होंगे, इजिली इनको चाकू से हम लोग काट सकते हैं, मतलब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग अगला टॉपिक इसमें डिस्कस करते हैं। ऐसा मैं साइड हेडिंग बना लेता हूं, देखिए जनरल कैरेक्टर्स लिख लेंगे, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ
ग्रुप 1 एलिमेंट्स, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इनका जनरल कैरेक्टर्स क्या है इसको सीखे, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहला बात आएगा, देखिए एटॉमिक रेडियस, इसमें एटॉमिक रेडियस क्या होने वाला है इसको जान लीजिए। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, ज्यादा कोई टफ चीज ये नहीं है। इसमें देखिए एटॉमिक रेडियस का सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस और उसके आउटर सेल में जो सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसी का नेम क्या देते हैं बताइए, इसी का नेम हो गया एटॉमिक रेडियस। एकदम इजी कंसेप्ट है ना। अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर से नीचे आने से देखिए क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं। इसमें 1 ऑर्बिट है, इसमें 2 ऑर्बिट है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें क्या है बताइए 7 ऑर्बिट है। तो ऑर्बिट्स अगर बढ़ रहे हैं तो एटम का साइज भी बढ़ेगा, और एटम का साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब फाइनली बोल सकते हैं रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन यही जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़े ही हैं, तो पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इन दो बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पे मैं भी लिख भी देता हूं कि जो एटॉमिक रेडियस होगा AR, ये आपको इंक्रीज होगा, और इसमें लिख सकते हैं डाउन द ग्रुप। अगर डाउन द ग्रुप चले तो क्या होगा बताइए, इंक्रीज होगा, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट चले तो क्या होगा बताइए, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। इसमें अगला टॉपिक को देखते हैं, आयोनिक रेडियस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एटॉमिक रेडियस अगर आप समझ गए तो आयोनिक रेडियस भी इसी से रिलेटेड होता है। एकदम आसान सा टर्म है, इसके कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएंगे। आप लोग बढ़िया से इसको लिखते रहेंगे, जो भी डाउट्स लगे पूरे चैप्टर्स में आप हमको पूछ लेंगे, ठीक ना। और ऐसे भी ये चैप्टर्स मुश्किल नहीं है, इनऑर्गेनिक में जितने भी चैप्टर टफ इसको नहीं हम लोग बोल सकते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग इसमें लिखते हैं, इसमें से ये फर्स्ट नंबर था तो इसको सेकंड नंबर बना लेते हैं, आयोनिक रेडियस। देखिए आयोनिक रेडियस बोलने से दो चीज सामने आता है। आयंस तो दो तरह के हो सकते हैं ना, एक कैटायन हो सकते हैं और एक क्या हो सकते हैं बताइए, एनायंस हो सकते हैं। मतलब एक नेगेटिव आयन हो सकता है और एक पॉजिटिव आयन हो सकता है। तो दोनों का हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो यहां पे मैं इस तरह से लिख देता हूं, सपोज करिए एक मैं यहां पे बना देता हूं कैटायनिक रेडियस और एक लिख लेता हूं एनायनिक रेडियस। इसको समझ लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनता है ये चैप्टर में, कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस क्या है, ठीक है। जैसे सिंपल समझिए आप, यहां पे ऐसे दिमाग लगाएंगे कि जैसे कोई एलिमेंट ए है, हमने ऐसा एलिमेंट ए मान लिया और ऐसा सपोज कर लेते हैं कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये न्यूट्रल है तो इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन आपको 4 है तो देखिए सॉरी यहां पे इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि न्यूट्रल केस का डेफिनेशन ही होता है, एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या लेते थे, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एलिमेंट के अंदर में जितने प्रोटॉन्स होंगे ना वही उसका एटॉमिक नंबर है। अगर एलिमेंट वो न्यूट्रल है, अगर वो एटम न्यूट्रल है तो उसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या हो जाएगा बताइए, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं ए को हटा करके इसके सेंटर को बना देता हूं। सेंटर में कितने प्रोटॉन्स मान ले बताइए, 4 प्रोटॉन्स मान ले, ठीक है। और यहां पे लिख लेते हैं, मान लीजिए कि एलिमेंट ये ए है। इसको आपको देखिए ध्यान से, ए को ना ए प्लस बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा। तो अगर ए एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा ना तो ए प्लस बनाएगा, और जब ए प्लस बनाएगा तो देखिए कैसे होगा, सेंटर में 4 इलेक्ट्रॉन, सेंटर में 4 प्रोटॉन हो जाएगा और इसके सराउंडिंग में आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे हो क्या रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब बढ़ गया ना तो यहां पे आपका न्यूक्लियस डोमिनेटिंग हो गया। न्यूक्लियस डोमिनेटिंग होने का मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज यहां पे इफेक्टिव है। न्यूक्लियर चार्ज क्या है बताइए, इफेक्टिव है, ज्यादा है। और जब भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ना तो एटम का साइज क्या होता है बताइए, डिक्रीज हो जाता है। तो यहां से ये कंसेप्ट को भी मैं बता देता हूं, आप इसको भी दिमाग में रखेंगे कि अगर न्यूक्लियर चार्ज मींस सेंटर में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, तो अगर सेंटर में न्यूक्लियर चार्ज आपको बढ़ जाए तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका बताइए, साइज ऑफ एटम का। साइज ऑफ एटम्स बोलिए या इसी को रेडियस या रेडियाई कर देते हैं। रेडियस का फुल क्या होगा बताइए, रेडियाई ऑफ एटम्स, है ना।
अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा। मतलब यहां से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जैसे इसमें प्रोटॉन ज्यादा हुआ ना, अब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, ये प्रोटॉन क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन को हाईली फोर्स से विथड्रॉ कर लेगा, इसको हाईली फोर्स से इसमें अट्रैक्शनल फोर्स लगाएगा, जिससे ये क्या होंगे, इनमें कंट्रैक्शन होगा, इनका साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं, देखिए कि A प्लस का साइज छोटा होगा और A का साइज क्या होगा बताइए, बड़ा होगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट में आ जाइए। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए अगर हम बोलें कि एक मैग्नीशियम है और फिर यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम +2 है, किसका साइज हम लोग बड़ा बताएंगे बोलिए। इसमें सिंपल है, आपको मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा, उसके आयंस का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, सपोज करिए कि यहाँ पे सोडियम को अगर सोडियम प्लस से कंपेयर करें, ठीक है, तो सोडियम का साइज बड़ा होगा और सोडियम प्लस का साइज क्या हो जाएगा बताइए, छोटा हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें एल्यूमिनियम को कंपेयर कर दें, मान लीजिए एल्यूमिनियम +3 से, तो एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होगा, एल्यूमिनियम +3 का साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपको सबसे पहले ना इसमें 3-4 ग्रुप्स दिया रहेगा और उसका ऑर्डर निकालने को बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम क्या करें, देखो बाबू, ये हमारे पास सपोज करिए कि सोडियम प्लस है, फिर आपके पास मैग्नीशियम +2 है, फिर आपके पास ये एल्यूमिनियम +3 है ना। इनमें बोला जा रहा है कि इसके ऑर्डर को अरेंज करिए, किसका साइज सबसे बड़ा होगा और किसका साइज सबसे छोटा होगा। तो बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, आपको बस न्यूक्लियर चार्ज को देखना था, तो एक मैं शॉर्ट में भी कंसेप्ट बता देता हूं, पहले डिटेल्स में पढ़ लीजिए। सोडियम जो है इसके अंदर में प्रोटॉन्स कितने होंगे, 11 होंगे, लेकिन एक प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। इसमें देखिए प्रोटॉन कितने होंगे, 12 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि 2 डोनेट किया है ये। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 13 होंगे, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। तो देख लीजिए इलेक्ट्रॉन सेम है या जो कुछ भी है उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। प्रोटॉन डोमिनेटिंग कहां हो रहा है, इसमें हो रहा है ना। मतलब देखिए अगर प्लस चार्ज ज्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बताइए, डोमिनेटिंग होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर डोमिनेटिंग होगा तो सिंपल है कि इसका रेडियस सबसे छोटा हो जाएगा, फिर इसका रेडियस, फिर इसका रेडियस, तो हमारे पास ये ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज पावरफुल, साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा साइज सोडियम प्लस का, फिर Mg+2 का, फिर किसका हो गया, Al+3 का। तो मुझे उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का था कौन सा रेडियस बताइए, केटायनिक रेडियस। मतलब केटायंस बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना पड़ेगा। ये सारे केटायंस, सारे पॉजिटिव वाले क्या होते हैं, केटायंस होते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट समझ लीजिए, इसमें अगर एनायनिक रेडियस का बात करें तो एनायंस के फॉर्मेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पे ये साइड हेडिंग बना लेता हूं, एनायनिक रेडियस। तो देखिए एनायनिक रेडियस या एनायनिक रेडियाई भी उसको बोल सकते हैं। कैसे एनायंस का फॉर्मेशन होगा, सेम यहां पे इसी को ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है, इसके सेंटर में 4 प्रोटॉन है और इसके सराउंडिंग में भी देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल केस मान के चल रहे। ये एलिमेंट A है। अगर हम लोग क्या करें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को एंटर करा दें तो एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन से देखिए ये क्या होगा, इसके सेंटर में 4 प्रोटॉन है और सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, ये बना लेगा A-। अगर किसी एक एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा बताइए, वो नेगेटिव में चला जाएगा। अब यहां पे ये होगा, समझिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 5 हो गया और प्रोटॉन कितना हो गया, 4 हो गया इसमें। ठीक है, डोमिनेटिंग कौन है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोमिनेटिंग होगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन डोमिनेटिंग होता है ना, तो यहाँ पे एक इफेक्ट होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट या इसी का नाम एक और होता था, ये शिल्डिंग इफेक्ट भी इसको बोलते थे। देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट, इसको याद रखेंगे। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम का। ये मैंने पहले भी आप लोग को बढ़ाया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में। तो यहां देख लीजिए, फिर वही तो क्लासिफिकेशन में भी इन सबको डिस्कस किए थे। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है ना, उसी का नाम क्या देते हैं बताइए, स्क्रीनिंग इफेक्ट देते हैं। मतलब पहले से आपके पास यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। और सारे इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होते हैं बताइए, माइनस होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होते हैं।
तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जो रिपेल करता है ना, जो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करता है, इसी इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। और जब ऐसा प्रोसेस होगा तो एटम का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए यहां से आपको कैसे क्वेश्चन मिलेगा, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन वर्सेस आपको बोला जा रहा है क्लोरीन माइनस, ठीक है, क्लोरीन वर्सेस क्लोरीन माइनस, किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज इसमें बड़ा बताएंगे। तो सिंपल देखिए, अनायंस का साइज बड़ा हो जा रहा है। यहां से अगर हमको कंपेयर करना होता तो यहां से हम ये लिख लेते कि A माइनस का साइज बड़ा होता और A का साइज क्या होता, छोटा होता। तो यहां से आपको Cl माइनस का साइज बड़ा होगा और Cl का साइज क्या होगा बताइए, छोटा होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डोमिनेटिंग है, देखिए एकदम सिंपल ट्रिक लगाइए, अगर प्रोटॉन डोमिनेटिंग है तो साइज डिक्रीज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोमिनेटिंग है तो साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल कंसेप्ट है। ठीक है, मैं इसको यहां पे लिख भी देता हूं, आप याद रखेंगे। अगर आपके पास प्रोटॉन्स डोमिनेटिंग है ना, अगर ये ज्यादा हो रहा है, डोमिनेटिंग नेचर में अगर आ रहा है, तो वैसे केस में आपको साइज ऑफ एटम, जो साइज ऑफ एटम्स है ये डिक्रीज करेगा। ये नीचे लाइन का मतलब क्या है बताइए, डिक्रीज करेगा। ठीक है, दूसरा है कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स डोमिनेटिंग हो जा रहा है एलिमेंट के अंदर में, ठीक है, तो ये डोमिनेटिंग होने का मतलब है कि साइज ऑफ एटम्स क्या करेगा बताइए, साइज ऑफ एटम्स आपको इंक्रीज करने वाला है। इन दो चीज को याद रखिए, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने फ्लोरीन माइनस लिखा, क्लोरीन माइनस लिखा, ब्रोमीन माइनस लिखा और फिर आयोडीन माइनस लिख दिया। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा साइज किसका बताएंगे, ऐसा आपसे क्वेश्चन किया गया। ठीक है, तो देखिए इसके पास में, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम होता है ना, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन कम होगा, इसके पास में इलेक्ट्रॉन थोड़ा और ज्यादा होगा, इसके पास और ज्यादा होगा, इसके पास और ज्यादा होगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिलने वाला है। तो सबसे ज्यादा हम लोग साइज किसका बता देंगे, आयोडीन माइनस का, आयोडीन आयन का साइज सबसे बड़ा होगा और फ्लोरीन माइनस का क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम आसान सा कंसेप्ट है। मेनली आप क्या करिए ना, ये जो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट को लिखा हुआ है, आप इसको याद कर जाइए। ठीक है, ये एक ट्रिक है, आप इसी के हेल्प से अगर इसको याद रखेंगे तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एवरी क्वेश्चन पे इजीली आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, है ना। अगला टॉपिक पे बात करते हैं। तो ये सेकेंड हम लोग का आयोनिक रेडियस था, ये कंप्लीट हो गया, है ना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, है ना, ये सारे टॉपिक्स हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी, फिर इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और कौन कौन सा ग्रुप 1 का एलिमेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है, इसको देखेंगे। ठीक है, फिर सेम यही सारा रोल हम लोग क्या करेंगे, 2 के लिए भी पढ़ेंगे और फिर चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, ये हम लोग का 3 नंबर जो पॉइंट होगा, हम ऐसा बना लेते, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ही देख लेते पहले, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, देखिए क्लास 11th में आप लोग इसको पढ़े होंगे कि किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी की नीड होती है ना, जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, उसी का नाम क्या देते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे आप इस तरह से समझिए कि सबसे पहले अगर आपको एटम कोई ए दिया गया है ना, मान लीजिए कि कोई एटम ए है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले आप इसको हीट करके क्या करेंगे, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये ए को आपको लाना पड़ेगा गैसियस स्टेट में, है ना, इसको आपको गैसियस स्टेट में लाना पड़ेगा और यहां से हीट करके, जैसे मान लीजिए यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इसके बॉन्डिंग को तोड़ करके अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर में से निकाल दिया और इसको आपने केटायंस के फॉर्म में चेंज कर दिया, तो यहां पे जो आपने हीट प्रोवाइड किया ना, इसी हीट को या इसी हीट को हम लोग एंथैल्पी भी बोलते हैं। इसी एंथैल्पी का नाम हो जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर दिस एटम, है ना। तो गैसियस आइसोलेटेड एटम से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की नीड है, जो एंथैल्पी का नीड है, उसी का नाम क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। अब देखिए सीखना क्या है कि अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे देखिए हाइड्रोजन है, लिथियम है, थोड़ा मैं इसको दूर दूर करके समझाता हूं। हाइड्रोजन, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीसियम और फ्रांसियम है। ठीक है,
अगर डाउन द ग्रुप आएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एकदम सीधा। कैसे करेगा, एक पे समझ लीजिए, बाकी को हम लोग फास्टली समझेंगे। जैसे हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, लिथियम का साइज क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, सोडियम का साइज और बड़ा होगा, पोटेशियम का साइज क्या करेंगे, और बड़ा बनाएंगे, ठीक है। और मैं एक ही बार लास्ट वाला बना लेता हूं, फ्रांसियम तो जनरली रेडियो एक्टिव है तो इसको हटा देते हैं। सीसियम का साइज सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए अब आप इसमें समझिए, ये इसका सेंटर होगा और ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉन, ये इसका सेंटर होगा और ये क्या होगा बताइए, इसका आउटर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये सेंटर और ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉन और ये इसका सेंटर और ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सबसे पहला आप हाइड्रोजन पे ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन के केस में क्या है, देखिए अगर हाइड्रोजन में हम लोग देखें तो ये माइनस और प्लस एक दूसरे के काफी आपको करीब है, तो ऐसे केस में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शनल फोर्स लगने वाला है। तो जब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शनल फोर्स है तो इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। जबकि ये वाला में देखिए प्लस और माइनस के बीच का डिस्टेंस क्या है बताइए, थोड़ा सा ज्यादा है, तो इनके बीच में आपको वीक अट्रैक्शनल फोर्स लगने वाला है। तो जब ये वीक अट्रैक्शनल फोर्स है ना, तो इसको ब्रेक करना आसान है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करने में आपको कम एनर्जी लगेगी, जबकि इसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका आईपी ज्यादा होगा और इसका आईपी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा आईपी। तो यहां से आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो ऑर्डर होगा वो कैसे होगा जान लीजिए। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीसियम और लास्ट में फ्रांसियम करेंगे। मेनली हाइड्रोजन को लेके नहीं चलते हैं, ठीक है। तो इसका अगर आप करेक्ट ऑर्डर बनाएंगे तो यहीं से शुरू करेंगे, लिथियम का, सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीसियम का और लास्ट में फ्रांसियम भी रेडियो एक्टिव है, हम इसको रख भी लेते हैं, आप चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं। ये ऑर्डर बना, ठीक है। अब हम लोग के पास ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अगर 2 निकाले तो सेकंड, अगर 3 निकाले तो थर्ड, अगर 4 निकाले तो फोर्थ, 5 निकाले तो फिफ्थ हो जाएगा, है ना। उसको समझ लीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। मैं ऐसा लिख देता हूं, देखिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है इसको जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक अगर ये सैंपल दे दिया जाए, सपोज करिए कि एक एलिमेंट आपके पास ए है, तो ए से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ए प्लस बनेगा, ये कहलाएगा आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब ए प्लस से एक इलेक्ट्रॉन को और निकाल दीजिए, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये IP1 है, एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो IP2 हो जाएगा, ए के ऊपर 2 प्लस आ गया। फिर क्या करिए, A+2 से ना और इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिए, एक और निकाल लेंगे तो ये आपका A++ ये ट्रिपल प्लस आ गया और ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल 3 हो जाएगा, है ना। अब आपसे क्वेश्चन इसमें ये आता है कि I1 बड़ा होगा कि I2 बड़ा होगा कि I3 बड़ा होगा, है ना। ऐसे और भी स्टेप हो सकते हैं, I4 भी लिख सकते हैं, I5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कंसेप्ट है, सबसे पहले इसमें ये दिमाग लगाइए कि अगर ये A से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक प्लस बनेगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आपको एक और प्लस बनेगा, एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक और प्लस बनेगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या हो रहा है, डोमिनेटिंग हो रहा है। सेम कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे। तो जब भी न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेटिंग होता है, देखिए तो न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है बताइए, साइज ऑफ एटम्स का, है ना। किसका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताइए, साइज ऑफ एटम का। तो यहां पर आपको देखिए क्या होगा कि इसके ऊपर अगर प्लस ज्यादा है तो इसका साइज सबसे छोटा होगा, तो इसका अगर साइज छोटा है तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो सबसे ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है ना। तो यहां से हम ऑर्डर ये बना सकते हैं, देखिए सिंपल यहां से ऑर्डर हम लोग बना सकते हैं कि हम लोग का IP3 सबसे ज्यादा होगा, फिर IP2 होगा और फिर IP1 हो जाएगा। ये परफेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एल्युमिनियम को टेक किया, तो एल्युमिनियम पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्लस रखते हैं, तो ये इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा। अगर एक और प्लस कर देंगे तो इसका सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एक प्लस लगा देंगे तो ये इसका थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो आपको बोला जाएगा कि बताइए सबसे ज्यादा IP किसका होगा, ठीक है। तो देखिए एकदम सिंपल है, आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे ना तो आप इसको सबसे पहले साइज में अरेंज कर लीजिए, ठीक है। तो साइज में अगर अरेंज करेंगे तो सबसे पहले Al+3 का सबसे छोटा साइज होगा, ठीक है।
उसके बाद से Al++ का होगा और सबसे जो बड़ा साइज होगा इसको मैं +2 करके लिख देता हूं, ये +1, ये हम लोग के पास साइज का। इसमें IP का ऑर्डर कैसे करेंगे इसको जान लीजिए, ठीक है। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए ये वाला हम लोग का हो जाएगा, इसको IP3 बोलेंगे और इसके लिए IP2 यूज करेंगे और इसके लिए क्या यूज करेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1 यूज करेंगे। तो आपको बताना है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल 3 बड़ा होगा कि 2 बड़ा होगा कि 1 बड़ा होगा। तो सीधा कंसेप्ट है, इसका साइज छोटा है तो जिसका साइज छोटा उसका आपका पोटेंशियल्स क्या होगा, बड़ा होगा, तो IP3 बड़ा होगा, फिर IP2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा IP1। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसके लिए आप एक सिंपल ट्रिक भी याद कर सकते हैं। देखिए जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा बताइए, साइज ऑफ एटम। अगर एटम का साइज जितना बड़ा है IP क्या हो जाएगा, उतना छोटा हो जाएगा, और साइज ऑफ एटम जितना छोटा है IP क्या हो जाएगा, उतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि जो लार्जेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है ना वो हमेशा ज्यादा होता है, जो लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो कम होगा। लोएस्ट बोलने का मतलब कि फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, सेकंड और थर्ड हमेशा आपको जनरली वो ज्यादा हुआ करता है, ठीक है। तो इन सभी कंसेप्ट्स को याद रखेंगे, ज्यादा टफ ये चैप्टर से क्वेश्चन भी नहीं बनता है, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर ले, ठीक ना। अब 4 नंबर टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग पढ़े भी होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी जो होती है ना किसी भी एलिमेंट के द्वारा अपनी ओर न्यूक्लियस की ओर जो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है, इसी टेंडेंसी का नेम क्या देते हैं बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देते हैं। और एक होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब है कि किसी भी सैंपल द्वारा, किसी भी एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करने की कैपेसिटी है उसका नाम हम लोग देते हैं, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलेंगे, है ना। तो देखिए यहां पे सीखिए, तो ये हम लोग का 4 नंबर हो जाएगा। ऐसा साइड हेडिंग बना लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप जनरल याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी है ना। तो ऐसा हम लिखेंगे, ये कहलाता है आपको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी। किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए एलिमेंट का साइज स्मॉल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब आप सीधा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो En है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा बताइए, साइज ऑफ एटम का। मतलब अगर साइज ऑफ एटम्स बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और अगर ये छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहां से आप क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास जो ग्रुप है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम होता है, फिर इसमें सीसियम है, फिर फ्रेंसियम है, ठीक है। हम लोग इसमें पता करेंगे कि सबसे ज्यादा नेगेटिविटी किसका होगा। देखिए तो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी हाइड्रोजन का होगा, फिर लिथियम का होगा, फिर सोडियम का होगा, फिर पोटेशियम का होगा, ठीक है, फिर रुबिडियम का हो जाएगा, फिर सीसियम का होगा, और फिर किसका आएगा लास्ट में बताइए, फ्रेंसियम का हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। जो 5 नंबर टर्म होता है ये है आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी। इसका नेम क्या रखेंगे बताइए, कि जो इलेक्ट्रॉन्स गिविंग टेंडेंसी है इसी का नाम हम लोग बताते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, इसमें सिंपल समझ लीजिए कि अगर एलिमेंट का साइज बड़ा है ना तो वो इलेक्ट्रॉन को इजीली दे सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच में अट्रैक्शनल फोर्सेस क्या होंगे, वीक होंगे, तो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है। तो यहां से हमारा ये कंसेप्ट बन जाएगा, देखिए कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है ऐसा लिख सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखिए किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एटम्स। एटम्स का साइज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी कम हो जाएगी। सॉरी, एटम का साइज जितना आपको ज्यादा होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी, है ना। जैसे मैं यहां पे बता सकता हूं आपको कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा बताइए। तो ऐसा ऑर्डर बना लेते हैं, हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर यहाँ पे रुबिडियम, फिर ये सीसियम, और सबसे बड़ा साइज का कौन हो जाएगा, फ्रेंसियम। साइज बड़ा तो उसकी पॉजिटिविटी भी क्या होगी, बड़ी होगी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इजीली दे सकता है। नॉर्मल कंसेप्ट है, इसको आप याद करके चलेंगे। अगला इसमें पॉइंट समझिए, 5 नंबर देख लेते हैं क्या है। देखिए जो 5 नंबर टर्म है इसमें मैं ऐसे बना लेता हूं, हाइड्रेशन एंथैल्पी।
देखिए अब ये हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है बाबू, इसको समझो, एक अलग ही टॉपिक है हाइड्रेशन एंथैल्पी, है ना। इसमें हम लोग ऐसा सोच के चलते हैं कि किसी भी एलिमेंट को पानी में डालिए, पानी में डालने के बाद अगर ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो कोई भी मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व होता है ना, तो एक बॉन्डिंग होती है, एक आपको न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जब भी न्यू बॉन्ड्स के फॉर्मेशन होते हैं ना, तो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि बॉन्डिंग इसलिए होती है एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या एक एलिमेंट और मॉलिक्यूल के बीच में जब बॉन्डिंग होगा ना, तो एक दूसरे की एनर्जी को क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, और जब एक दूसरे की एनर्जी को मिनिमाइज करेंगे तो एनर्जी तो रिलीज होगी ही, है ना। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी का नेम क्या देते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिखता हूं, फिर अच्छे से आपको बताता हूं। ऐसे लिख देंगे कि द रिलीज्ड एनर्जी ड्यूरिंग the mixing of elements in water, है ना। वाटर में जब हम लोग किसी भी एलिमेंट को मिक्स करते हैं तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसी का नाम क्या है बताइए, हाइड्रेशन एंथैल्पी है या हाइड्रेशन एनर्जी है, ठीक है। इसमें ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने सोडियम को पानी के अंदर में डाल दिया ना, ठीक है, तो होता क्या है कि सोडियम के चारों तरफ ना वाटर के मॉलिक्यूल्स आकर के इसके साथ बॉन्डिंग करेंगे, और जब इसके साथ बॉन्डिंग करेंगे तभी तो इसमें डिसॉल्व हो पाएंगे ना। देखिए ये मैंने H2O लिख दिया। अब बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्शन की वजह से भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी होगा, है ना। इस वजह से वाटर के मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ सराउंडिंग में आकर के इसके साथ में बॉन्डिंग करेंगे, और इसके साथ में जब भी बॉन्डिंग करेंगे, जब भी कोई बॉन्ड होता है ना, देखिए यहां पर आपको फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होगा। तो जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो वैसे केस में एनर्जी रिलीज होती है, और वही जो रिलीज्ड एनर्जी है उसी का नाम क्या है बताइए, हाइड्रेशन एंथैल्पी है। अब इसमें एक चीज सीखिए कि अगर कोई एलिमेंट बहुत ही छोटा साइज का है ना, तो छोटा साइज का है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसके पास सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो ये सारे बॉन्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग होंगे, और ये सब बॉन्ड अगर काफी स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर सी बात है एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा, लार्ज होगा। मतलब सिंपल आप यहां से ये ट्रिक लिख सकते हैं, देखिए कि जो साइज ऑफ एटम्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका बताइए, हाइड्रेशन एंथैल्पी का, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी का ये कौन सा प्रोपोर्शनल हो गया बताइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर साइज ऑफ एटम ज्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी, अगर साइज ऑफ एटम छोटा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये वाला कंसेप्ट से सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, लिथियम का, और सबसे कम किसका होना चाहिए, फ्रेंसियम का, क्योंकि इन दोनों को तो हम लोग अलग कर देते हैं। ये रेडियो एक्टिव है और ये तो अलग ही, इसको जबरदस्ती इसका कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, इसलिए इसको इस ग्रुप के अंदर में प्लेस किया गया है। तो लिथियम से लेके सीजियम तक का बात करते हैं, सबसे जो ज्यादा एंथैल्पी होगा आपका लिथियम का हो जाएगा, फिर सोडियम का होगा, फिर पोटेशियम का होगा, फिर रुबिडियम का होगा, और फिर किसका हो जाएगा बताइए, सीसियम का। तो साइज अगर छोटा है हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, साइज अगर बड़ा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी बताइए, कम होगी। इसको ध्यान में रखेंगे। तो डाउन द ग्रुप कैसे वेरिएशन हो रहा है इसको आप सीखते चलेंगे, कोई मुश्किल वाली बात इसमें नहीं है, सब एकदम आसान आसान टर्म में, ठीक है। आप देख लीजिए अगला पॉइंट, इसमें 6th नंबर को समझा देते हैं क्या है। इसमें लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए ये साइड हेडिंग बनाते हैं, पॉइंट नंबर जो 6 है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, किसी भी सैंपल में ना एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, और एक इलेक्ट्रॉन का जब एडिशन करेंगे तो मॉलिक्यूल की तो बॉन्डिंग डिस्टर्ब होगी ही। जैसे मान लीजिए हमारे पास सपोज करिए कि ये कोई एटम है, ये इसका सेंटर है, इसमें 4 प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में अट्रैक्शनल फोर्सेस तो अप्लाई होंगे ही। अगर आप बाहर से एक और इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे ना, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के एडिशन से इनके बीच में तो एक रिपल्सन फोर्सेस लगेगा जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। उसके अलावा ये सारे फोर्सेस भी डिस्टर्ब होंगे, है ना। तो अगर फोर्सेस डिस्टर्ब होते हैं, फोर्सेस अगर ब्रेक होते हैं, तो वैसे केस में भी एनर्जी रिलीज होती है, और जो रिलीज एनर्जी है उसी का नेम हम लोग क्या देते हैं बताइए,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखिए शॉर्ट में कैसे हम लोग इंडिकेट करेंगे, मैं इलेक्ट्रो एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसको शॉर्ट में ना सिंबल में ऐसा इसके लिए सिंबल यूज करते हैं डेल्टा ए, और आप यहाँ पे H भी लिख सकते हैं या G भी लिख सकते हैं, ये इसका शॉर्ट में सिंबल है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिए इसको इस तरह से हम लोग सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। अब समझना है कि डाउन द ग्रुप स्टडी करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, मतलब इसमें भी सिंपल समझिए, ये भी साइज ऑफ एटम्स का ना, देखो अब अगर साइज ऑफ एटम्स का ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 हम लिख देंगे डेल्टा AH। अगर आपके पास साइज ऑफ एटम्स अगर काफी बड़ा है तो उसकी एफिनिटी क्या हो जाएगी बताइए, छोटी हो जाएगी, है ना। और अगर साइज ऑफ एटम अगर छोटा है तो उसकी एफिनिटी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये वाला कंसेप्ट अगर लगाएं तो लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीसियम का, और फिर लिख लीजिए फ्रांसियम का भी। ऐसे फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव में ही आएगा, है ना। तो ये आपके कंसेप्ट है। डाउन द ग्रुप ये भी क्या होने वाला है बताइए, डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर ले, एकदम आसान कंसेप्ट है, कोई भी इसमें टफ कंसेप्ट नहीं है। अब देखिए इसके बाद अगला हम लोग का होता है जो लिथियम है ना, लिथियम के पास कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर्स होते हैं जिसको एनामोलस कैरेक्टर्स भी बोलते हैं, कि लिथियम के कुछ ऐसे कैरेक्टर है ना कोई जो बाकी के एलिमेंट के साथ में रिजेंबल नहीं होता है। जैसे देखिए इसका साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, है ना। ये नॉर्मली आपको, जैसे ये सोडियम को आप पानी में डाल दीजिए नॉर्मली रिएक्ट हो गया, ये नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा, इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा। ये सब आइस के साथ में भी रिएक्ट हो जाएंगे, ये आइस के साथ में भी रिएक्ट नहीं होगा। इसके कार्बोनेट स्टेबल होते हैं, बाकी के कार्बोनेट्स भी स्टेबल्स नहीं होते हैं। तो बहुत सारा इसका एनोमोलस बिहेवियर है, लगभग इसमें 5-6 पॉइंट्स मिलते हैं। आप इजिली बुकलेट से उसको देख सकते हैं, ज्यादा कोई टफ भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। देखिए क्या क्या इसका केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है, इसको सीखते हैं। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में जनरली केमिकल रिएक्शंस आएंगे। देखिए और लिथियम का एबनॉर्मल जो बिहेवियर्स है ना, आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, आपके बुकलेट्स में भी मिल जाएंगे, तो इसको आप कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो एनामोलस बिहेवियर का मतलब ये होता है कि वैसा बिहेवियर ना जो बाकी सारे एलिमेंट से क्या हो बताइए, अलग हो। तो लिथियम सबसे ऊपर है ना, सबसे टॉप में है, तो कुछ तो उसमें अलग होगा ही। ठीक है, इसके अलावा देखिए लिथियम के अबनॉर्मल बिहेवियर में ना एक डायगोनल रिलेशनशिप भी होता है, तो उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए मैं उस चीज को बता देता हूं, लिथियम के केस में है ये, देखिए लिथियम को लेके चल रहे हैं, इसका एनामोलस जो बिहेवियर है ना, आप उसको खुद से करिए। ठीक है, बाकी दिक्कत होने से हम उसको बताएंगे। जैसे अगर आप पीरियड 2 और 3 का बात करेंगे तो देखिए पीरियड 2 में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि लिथियम, और फिर यहाँ पे बोरन लिख सकते हैं, फिर कार्बन लिख सकते हैं। ठीक है, बस 3 को ही लेके चलते हैं। और इसमें नीचे में आपका जो पीरियड 3 है इसमें लिख सकते हैं सोडियम, फिर मैग्नीशियम लिख सकते हैं ना, और फिर यहाँ पे ये आपको सिलिकॉन को बना देते हैं। ठीक है, इससे आगे भी है, आप अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया ना, आपको ये पीरियड 2 और 3 के अंदर में ही मिलने वाला है कि जो लिथियम का कैरेक्टर है ये किसके साथ में रिजेंबल करेगा बताइए, सोडियम के साथ में रिजेंबल करेगा। जो बोरन का कैरेक्टर है ये इसके साथ में, इसका कैरेक्टर अप्रॉक्स इसके साथ में, इसका कैरेक्टर अप्रॉक्स इसके साथ में रिजेंबल होता है। इसी को ना पीरियोडिक टेबल में डायगोनल रिलेशनशिप बोला गया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप को भी शो करता है। इसी का नेम क्या है बताइए, मैं नीचे में लिख देता हूं, इसी का नेम है डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप को भी क्या कर रहे हैं बताइए, शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। अब मेनली हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग, इसमें हम लोग अब सीखते हैं कि इनके क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में रिएक्शंस आ जाएंगे, ये किस टाइप के रिएक्शंस को शो करते हैं इस चीज को देख लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स किस टाइप के केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे इसको जान लीजिए। ठीक है, सबसे पहला इसमें इसके अंदर में देख लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है उसी से बात करते हैं। सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो इनके पास टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को ही लेके चलते हैं और उसको रिएक्शन के टर्म में लेते हैं। देखिए तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को अगर आप लेके चलेंगे
तो जैसे लिथियम है, लिथियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और एक प्लस बनाएगा, एक कैटायंस आपको एक प्लस वाला कैटायंस का फॉर्मेशन होगा। अगर सोडियम को लेके चलेंगे तो सोडियम के ऊपर प्लस आएगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा, ठीक है। फिर अगर पोटेशियम को लेके चलेंगे तो K के ऊपर प्लस आएगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को ये बाहर करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो रिएक्शंस होती है ना, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना जो रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स रिएक्शन, इसका नेम क्या देते हैं बताइए, इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिस एलिमेंट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका नेम क्या बताएंगे, बोलिए तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं, है ना। इसका मतलब ग्रुप 1 के जितने भी मेंबर्स हैं ये सारे के सारे रिड्यूसिंग नेचर्स वाले होने वाले हैं ना। जैसे देखिए और भी इसके एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि ये जिंक का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है, अगर इसको सोडियम के साथ में रिएक्शन करा देना तो जिंक प्लस होगा, वो माइनस होगा, सोडियम प्लस होगा, तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और जिंक को अलग कर देगा और ये बना लेगा आपको सोडियम ऑक्साइड, है ना। तो यहां ध्यान दीजिए, सोडियम से सोडियम ऑक्साइड पे चलिए, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का नेम क्या हो जाएगा बताइए, ये दैट विल बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो ये एजेंट क्या हो गया, इस एजेंट का नेम हम लोग सोडियम का नेम रख देंगे, कौन सा एजेंट बताइए, एक रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो एकदम इजी सा कंसेप्ट है, आप इसको ध्यान में रखिए। इसके बाद देखिए अगला जो दूसरा कंसेप्ट है, जो सेकंड रिएक्शन है, इसमें हम ऐसा कर देते हैं, इसका रिएक्शन करा देते हैं हैलोजन से, रिएक्शन विथ हैलोजन्स। ये मेटल के साथ में भी रिएक्शन कर सकते हैं, हैलोजन्स के साथ में भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो हैलोजन से जो रिएक्शन करेंगे ना तो ये हैलाइड्स बनाएंगे, मेटल हैलाइड्स बनाएंगे, ठीक है। एकदम सिंपल है, आप क्या करें, यहाँ पे एम को लेके चले, इसको रिएक्शन X2 से करा दें, नॉर्मल रिएक्ट कर जाएंगे क्योंकि अल्कालिस मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ये आपको बनाएंगे MX, बैलेंस करने के लिए 2 लिख लीजिए, ये बोला जाएगा, इसका नेम मेटल हैलाइड्स बोला जाएगा, ठीक है। देखिए और एम का मतलब है इसको हम लोग अल्कालिस मेटल बोलेंगे, ठीक है। देखिए ये अल्कालिस मेटल्स हैं और कौन कौन हो सकते हैं इसके प्लेस पे आपको पता है, ये लिथियम होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, रुबिडियम होगा, सीसियम होगा। फ्रांसियम को नहीं लेंगे, वो रेडियो एक्टिव के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें समझिए, अगर हम क्या करें, इसमें एग्जाम्पल ले, जैसे लिथियम को रिएक्शन करा दे Cl2 से, तो ये क्या बनेगा बताइए, 2LiCl लिथियम क्लोराइड बन जाएगा। अगर सोडियम का रिएक्शन करा दे यहाँ पे क्लोरीन से तो क्या बनेगा बताइए, 2NaCl बन जाएगा, 2 सोडियम क्लोराइड। अगर पोटेशियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ में करा दे तो 2KCl बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड आपको बन जाने वाला है, ठीक है। यहां से देखिए एक क्वेश्चन यहां से बार बार आता है, देखिए कोवेलेंट नेचर वर्सेस आयोनिक नेचर, ये आपको क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए इसको समझ लीजिए। अब इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग एक ऑलरेडी रूल भी पढ़े हैं, बॉन्डिंग में भी मैंने सिखाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में भी बताया था। ऐसा एक रूल होता है, एक साइंटिस्ट का नेम था, देखिए फजांस रूल। फजांस रूल के हेल्प से ये सारा चीज को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। देखिए ये फजांस रूल क्या एक्सप्लेन करता है, एकदम नॉर्मल सा कंसेप्ट है। फजांस रूल के अकॉर्डिंग देखिए जो कोवेलेंट कैरेक्टर्स है, कोवेलेंट कैरेक्टर्स, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ एनायंस का। अगर एनायन बड़ा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर सीधे बड़ा हो जाएगा, है ना। देखिए एकदम सिंपल सा कंसेप्ट याद रखेंगे। दूसरा है इसमें अगला, इसी के अंदर में अगला कंसेप्ट है कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर्स है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपको साइज ऑफ केटायंस का। एनायंस का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और केटायंस के साइज का कौन सा प्रोपोर्शनल बताइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए जैसे LiCl है, Li फिर मान लीजिए कि Br है, Li फिर क्या करते हैं आयोडीन रख लेते हैं, ठीक है, और एक LiF रख लेते हैं। इसमें आपको बोला गया कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, तो देखिए इसमें लिथियम प्लस होगा, क्लोरीन माइनस, लिथियम प्लस, क्लोरीन माइनस, लिथियम प्लस, आयोडीन माइनस। सारे केटायंस इसमें क्या है बताइए, सेम है ना। तो सारे केटायन सेम है तो डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या बनेगा, एनायंस बनेगा। तो एनायन का साइज अगर बड़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो इसमें देखिए सबसे जो छोटा साइज होता है फ्लोरीन माइनस का होता है, फिर क्लोरीन का होता है ना, तो ऐसा हम लोग बनाएंगे। फिर इसमें ब्रोमीन माइनस का होगा, फिर आयोडीन माइनस का होगा। तो आयोडीन का साइज बड़ा है, इसका मतलब इसके अंदर में आपको कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा आपको किसमें हो गया, लिथियम आयोडाइड।
और लिथियम आयोडाइड के बाद किसको कर लेंगे, तो मैं इस तरह से लिख देता हूं सीक्वेंस में भी, लिथियम फ्लोराइड का सबसे कम होगा, फिर लिथियम क्लोराइड का, फिर लिथियम ब्रोमाइड का, और सबसे ज्यादा जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो किसके अंदर में हो जाएगा, लिथियम आयोडाइड के अंदर में हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम ये सिंपल कंसेप्ट है, इसके हेल्प से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आराम से इजीली बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, इधर मिटा करके लिखते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके ना इन सबको कॉपी करते रहेंगे। ठीक है, देखिए जैसे सोडियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड, इसमें किसका ज्यादा होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो कैसे बताएंगे किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, लिथियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। अब इसमें देखिए क्या डिटरमाइनिंग फैक्टर बनेगा, देखो बाबू सीधा है, इसमें क्लोरीन क्लोरीन तो सेम है तो कैटायंस बनेगा, और आपने अभी पढ़ा कि कैटायंस जो है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है बताइए, कोवेलेंट कैरेक्टर। सीसी का मतलब क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर, जो फजांस रूल बताता है ना, कि साइज ऑफ कैटायंस जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए तो इसमें समझिए सबसे जो छोटा साइज है ये लिथियम प्लस का है, और सबसे जो बड़ा साइज है किसका है बताइए, सोडियम प्लस का है ना, ऐसा दिया हुआ है। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि लिथियम क्लोराइड के पास आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और सोडियम क्लोराइड के पास आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा बताइए, कम हो जाएगा। ठीक है, यहां से एक और क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं LiCl, फिर आपको NaCl और BeCl2, इसमें आपको बोला जा रहा है कि किसके अंदर में आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे मान लीजिए जब ये कैटायंस बनेगा तो लिथियम प्लस, इसके ऊपर क्या होगा बताइए, सोडियम प्लस होगा, और फिर इसके ऊपर क्या होगा बताइए, बेरिलियम +2 होगा। तो देखिए इसमें सीधा दिख रहा है कि जिसका साइज, देखिए जिसके ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा है ना उसका साइज तो छोटा होगा ही, है ना। तो सबसे जो छोटा साइज है ये किसका हो जाने वाला है बताइए, अगर मैं इसको साइज में अरेंज करूं तो हमारे पास सबसे छोटा साइज Be+2 का मिलेगा, उसके बाद लिथियम प्लस का मिलेगा, और सबसे बड़ा साइज किसका मिल जाएगा बताइए, सोडियम का। तो यहां से कोवेलेंट जो नेचर मिलेगा सबसे ज्यादा हो जाएगा BeCl2 का, फिर किसका होगा बताइए, LiCl का, और फिर सबसे जो कम होगा ये किसका मान लेंगे बताइए, NaCl का मान लेंगे। ठीक है, तो ये फजांस रूल डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप लोग एक बार और देख लेंगे वीडियो को ना, उसको बैक करके, तो ज्यादा क्लियर हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल ले देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एल्यूमिनियम नाइट्राइड है ना, और इसका रिएक्शन और करा देते हैं एल्यूमिनियम फ्लोराइड से, और फिर मान लीजिए एक एल्यूमिनियम ब्रोमाइड से Br से करा देते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होने वाला है। तो सीधा देखिए इसकी साइज तो सबसे बड़ी होगी ना, सीधा दिख रहा है, ये आपके पास नाइट्रोजन है और ये फिर क्या है बताइए, ब्रोमीन है। तो ये राइट द है ना, मतलब पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, तो ये आपको ऑर्डर बन जाने वाला है। ठीक है, तो फजांस रूल के कंसेप्ट हमने सॉल्युबिलिटी वाले केस में भी समझाया था, तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां से कोवेलेंट नेचर किसका ज्यादा है, किसमें कोवेलेंट नेचर कम है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिए। आगे देखते हैं, देखिए इसका आप रिएक्शन करा लेते हैं, मान लीजिए मेटल से, ये आपको ग्रुप 1 के जो है इनको हाइड्रोजन से करा लेते हैं। तो हाइड्रोजन से जब रिएक्शन करेंगे ना तो ये आयोनिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, इस टाइप के हाइड्राइड्स बनाएंगे। तो अगला जो इसमें हम लोग का टॉपिक था उसको हम लोग ले लेंगे, ये आपको कितना नंबर था बताइए, ये फर्स्ट था ना, ये सेकेंड होगा। ठीक है, ये सेकेंड था तो इसको हम लोग थर्ड नंबर कर लेते हैं। ऐसा बना लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। देखिए ये हाइड्राइड्स के फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ठीक ना। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स में जब चलेंगे, एक्चुअल में ये मेटल के हाइड्राइड्स बनाने वाले हैं, मेटल हाइड्राइड्स बनेगा। मेटल हाइड्राइड्स कैसे, अगर आपने सोडियम को लेके चला तो सोडियम हाइड्राइड, लिथियम को टेक करेंगे तो लिथियम हाइड्राइड है ना। इसी में अगर आप सीसीएम को टेक कर लें, सीसीएम हाइड्राइड, अब इसमें सोडियम प्लस होगा, हाइड्रोजन माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, इस टाइप के बनने वाले हैं। ठीक है, अगला देखिए 4 नंबर, अगर इन सब का रिएक्शन करा दिया जाए ऑक्सीजन से, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, देखो हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे ना तो ये 3 टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखिए कैसे, मान लेते हैं कि ये मेटल है, सबसे पहला स्टेप में ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइए तो ये तो मेटल के ऑक्साइड बना ही लेंगे। क्यों, क्योंकि इनकी वैलेंसी 1 है ना, मतलब ये कैसे बनेगा मैं इसको बता रहा हूं, इनकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2। हीट, इसमें हीट उतना नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये मेटल हाईली रिएक्टिव होता है, अल्कलीस मेटल, M2O बन जाएगा, है ना। इसको आप बोलेंगे मेटल ऑक्साइड, मैं इसके ब्रैकेट में ही लिख देता हूं
इसका नेम हो गया जनरल मेटल ऑक्साइड। अगर एक बार और इसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा देंगे ना, तो ये आपको बन जाने वाला है M2O3, है ना, इसको बोलेंगे मेटल पेरोक्साइड। इसका नाम मेटल पेरोक्साइड्स हो जाएगा। और इसको एक बार और हम लोग O2 से रिएक्शन करा देंगे तो ये भी बना सकते हैं, देखिए MO2, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड्स। तो ये सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो पूरे तीनों तरह के ऑक्साइड्स बना लेते हैं। और यहाँ पे M2O को अगर वाटर के अंदर में डाल दिया जाए, जो हम लोग पढ़े थे, तो ये क्या बना लेगा, MOH बना लेगा, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो एकदम नॉर्मल सा कंसेप्ट है जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक मैं यहाँ एग्जांपल ले भी लेता हूं। अगर देखिए हम लोग सोडियम का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करा दे तो सबसे पहले क्या बनेगा बताइए, सोडियम ऑक्साइड बनने के चांसेस है। एक बार और ऑक्सीजन के साथ में इसको रिएक्शन करा दे तो सोडियम पेरोक्साइड बनने के चांसेस है। एक बार और इसको ऑक्सीजन से कनेक्ट करा दीजिए तो NaO2 सुपर ऑक्साइड बनने का चांसेस है। ठीक है, और अगर Na2O जो यहाँ पे बन रहा है, अगर इसको वाटर के अंदर में डिसॉल्व करा देना तो इसको वाटर में डिसॉल्व करने से क्या बन जाएगा बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। एकदम इजी सा कंसेप्ट है ना। तो इसको ध्यान में रखिए, ये तीनों तरह के ऑक्साइड्स क्या कर सकते हैं बताइए, आपको मेटल ऑक्साइड बना सकता है, मेटल पेरोक्साइड बना सकता है, और मेटल के ये सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन सबको वाटर के अंदर में डाल दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन आयंस आपको हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये सब रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़े थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़े थे ना। यहाँ भी मैं एक दो को बता देता हूं, देखिए कॉपी करेंगे इसको अच्छा से। अब इसको रिएक्शन करा लेते हैं, देखिए वाटर से। इसको पानी में कैसे डालेंगे इसको जान लीजिए। देखिए वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये हाईली रिएक्टिव है, और खास करके फ्रेंड्स इसमें रिएक्शन करा देते हैं वाटर के साथ। देखिए रिएक्शन विथ वाटर, तो रिएक्शन विथ H2O कराएंगे अगर वाटर के साथ में तो क्या बनेगा इसको जान लीजिए। ठीक है, एकदम आसान कंसेप्ट है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए वाटर के साथ में अगर आपने क्या किया, सोडियम का रिएक्शन करा दिया, ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है, प्लस यहाँ पे H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए आप लोग, कैसे बैलेंस होगा। अगर वाटर को हम लोग पोटेशियम के साथ में रिएक्शन करा दिए तो ये बना सकता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और फिर हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, इसके बाद से रिएक्शन नंबर 6 में हम ऐसा लिख लेते हैं, रिएक्शन विथ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के साथ में कैसे रिएक्शन इनके होने वाले हैं ये जान लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि ROH है और इसको अगर हम सोडियम के साथ में रिएक्शन करा दें तो R प्लस होगा, यहाँ पे O पे माइनस होगा, H पे प्लस होगा, Na पे प्लस होगा। ठीक है, तो ये सोडियम प्लस किससे जुड़ जाएगा, O से जुड़ेगा, तो RO से जुड़ेगा तो RONA। इसका नेम बना देते हैं, देखो वो सोडियम अल्कोक्साइड, इसको पढ़ा जाएगा, और बाहर इसमें से निकल जाएगा क्या बताइए, हाइड्रोजन गैस। अगर बैलेंस करना होगा तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 लगा देंगे। ठीक है, बैलेंस हो जाएगा, और ये जो बाहर निकल रही है हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, आगे देखिए इसमें एग्जांपल्स को लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ये अगर इथाइल एल्कोहल को लेके चले और इसका रिएक्शन मान लीजिए पोटेशियम से ही करा दे, तो पोटेशियम प्लस ये इथाइल कार्बन वाला पार्ट प्लस ये माइनस ये प्लस, पोटेशियम O के साथ में टेस्ट होगा ना, कोई हिट नहीं करना होता है, तो ये C2H5O बना लेगा, और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाइए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो इसका नेम हो जाएगा देखिए पोटेशियम इथोक्साइड। अगर सोडियम लेके चलते तो क्या बनाता बताइए, सोडियम इथोक्साइड बनाता। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर ले आप लोग, है ना। अब इसमें बचा है कि इसके कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, और साथ ही साथ जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 वाला बहुत इजी होगा। तो इसके जो पोर्शन बच रहा है ना, इसमें कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम क्लोराइड जिसको टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, ये सारा हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, और कल ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला लेक्चर हम लोग का P ब्लॉक का होगा, फिर D एंड F का, फिर कोऑर्डिनेशन का होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से करिए। किसी तरह का कोई डाउट्स लगता है तो डायरेक्ट पूछ लीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए, और बढ़िया से पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।